गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य कृतिका भाग 2 चैप्टर 3 और शीर्षक जो हमारा है वो है साना साना हाथ जोड़ो। और इसकी लेखिका का नाम है, इस चैप्टर की जो लेखिका है, इस शीर्षक की जो लेखिका है वे है आपकी मधुकंकर जी। उनके द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है और इस चैप्टर का यह चौथा भाग है। आप देख रहे हैं हमारी यात्रा आपकी सिक्किम के शहर गंगटोक से प्रारंभ होती है और प्रारंभ होते होते हमारी यात्रा कटाऊ तक जाती है। और कटाऊ और गंगटोक के बीच में जो भी, चाहे वो कंचनजंगा की बात हो रही हो, चाहे युमथांग की बात हो रही हो, चाहे आपके और ऐसे स्थानों की बात हो रही हो, सभी स्थानों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ के पहाड़ी इलाकों के बारे में, वहाँ के फूल और घाटियों के बारे में, वहाँ की लताओं और वृक्षों के बारे में, वहाँ की बहती कलकल की आवाज़ में बहती हुई तीस्ता नदी की उस चांदी की कोंद की तरह, चांदनी की कोंद की तरह, चांदनी की चमक की तरह जो बहती हुई जो सफ़ेद धारा है उसका दर्शन करते हुए, जिसको देखकर हमारा मन ऐसा, यहाँ मधुकंकर जी कह रही है कि मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है और उस सुंदरता को देखकर उससे मन को उठाने का हमें मन नहीं कर रहा है, उससे मन को नहीं उठाने की हमारी इच्छा हो रही है। हमारी आत्मा एकदम शून्य हो गई है और जीवन की हमें संपूर्णता प्राप्त हो गई है। जीवन हमें जो भी है वो संपूर्ण हो गया है उस सुंदरता को देखकर। अर्थात जीवन में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल के उस सुंदरता को देखकर वही जो कह रहे हैं कि वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, अर्थात वही सब कुछ है। अर्थात जीवन में सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। वो जहाँ देख रही है वहाँ ही उनको स्वर्ग भी दिखाई दे रहा है। सब जगह फूल, सब जगह घाटियाँ, सब जगह पहाड़ सुंदर सुंदर, सभी जगह वृक्ष लताएं, सब कुछ दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि स्त्रियों को देख रही थी, काम करने वाली स्त्रियों को, काम करने वाले लोगों को जो पहाड़ी इलाके, तब उन्होंने इनके जितेंद्र नार्गे जो गाइड था, उन्होंने कहा कि इनको मत देखिए, ये तो हमारे देश की आम जनता है, यह जितना कम लेती है और कम के बदले में बहुत ज़्यादा देती है, ऐसा ये कह रहे हैं। अर्थात ये देश की हमारी महानता है कि हमारा देश बहुत करके मतलब बहुत कम आपसे लेता है, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत कुछ देता है। अर्थात अपनी मेहनत से ये बहुत कुछ देते हैं वापस, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एंड रिटेन है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है और कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप और मुंडे लगे कि तभी मैंने देखा वही श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। जैसे ही हम लौट रहे थे, वैसे ही मैंने देखा कि वहाँ की जो सुंदर स्त्रियां हैं वो किसी बात पर बड़ा ही जमघट, बड़े ही आनंद के साथ में वो खिलखिला के हंस रही हैं। इस कदर की जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। और इस प्रकार वो हंस रही है, जो खंडहर था, इस खंडहर को वो समतल बना रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ताजमहल खड़ा हो गया हो और ताजमहल को देखकर वो युवतियां उस सुंदरता को देखकर हंस रही हो, अपने परिश्रम को, अपने मेहनत को भूलकर वो आनंद का लुत्फ उठा रही हो। ऐसे वहां की महिला को हमने देखा। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, लगातार हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, ऐसा मधुकंकर जी इस चैप्टर की जो लेखिका है वो कह रही हैं। जितिन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे और तेजी से हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र की ढेर सारी पहाड़ी बच्ची स्कूल से लौट रही थी। और जैसे ही मैंने हेयर पिन बेल्ट हम सब लोगों ने लगाया, उसके बाद हमने देखा ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे 7-8 वर्ष के बच्चे जो तो स्कूलों से लौटकर आ रहे थे और उसमें लिफ्ट मांग रहे थे जितेंद्र ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं और लगभग 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी को पार करके स्कूल बच्चे जाते हैं, ऐसा जितेंद्र नार्गे ने मधुकंकर जी को बताया। क्या स्कूली बस नहीं, क्या स्कूल की बस नहीं है? जितेंद्र से पूछा मधुकंकर जी ने कि स्कूल की बस नहीं है क्या इनके लिए, इनको स्कूल छोड़ने के लिए? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा और मणि ने पूछा, ये मधुकंकर जी ने नहीं पूछा कि इनके लिए बस है कि नहीं। ये आपकी मणि जो उनकी सहपाठी थी, जो सहमित्र थी, जो मधुकंकर जी की, उन्होंने जितेंद्र नार्गे से पूछा कि इनके लिए क्या स्कूल के लिए बस नहीं है, स्कूल को छोड़ने के लिए बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा और जितेंद्र जो नार्गे गाइड था वह हंस पड़ा
मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ बस नहीं चल सकती है। ये कोई मैदानी इलाका नहीं है, समतल इलाका नहीं है जहाँ बस चल सके, ये आपका पहाड़ी इलाका है, यहाँ बस चलना असंभव है। इस प्रकार वो हंस के कहने लगा। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। और नीचे एक यहाँ का जीवन कठोर है, नीचे तराई पर एक स्कूल है, एक ही स्कूल है इस पूरे क्षेत्र में, और दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए। और जितेन ऐसा कहने लगा कि यहाँ अधिकांश जो बच्चे हैं शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, जब पशुओं को, मवेशी इट मीन्स होता है पशु, जिसमें गाय भैंस वगैरह सब आ जाती हैं आपकी, उनको चराते भी हैं अपनी माँओं के साथ में, अपनी मम्मियों के साथ में, पानी भरते हैं और पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं और जंगलों से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर खाना पीना बनाने के लिए वो ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। और ऐसा जितेन नार्गे कह रहा है, क्योंकि वहीं पर पहाड़ी इलाके का जितेन नार्गे है, तो उसने सारे कार्य किए हैं। जितेन नार्गे अपने अनुभव को बता रहा है कि मैंने भी इस प्रकार यह सारे काम किए हैं जो बच्चे कर रहे हैं अपनी माँ के साथ। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, और खतरा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने लगे तो खतरा स्वाभाविक है, खतरे का बढ़ना, तो खतरा बढ़ने लगा। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे, जो रास्ते थे वो सकरे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया। और कभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा मधुकांकरिया जी कह रही हैं निम्नलिखित पाठ के माध्यम से, निम्नलिखित शीर्षक के माध्यम से, कि ऐसा लग रहा हो कि इंची टेप से माप कर जीप के आकार का ही रास्ता यहाँ बनाया हो, क्योंकि जीप के अलावा उसमें दूसरा वाहन, चाहे वो साइकिल क्यों ना हो, चाहे पैदल यात्री क्यों ना हो, वो भी नहीं आ सकता था। जीप के ही बराबर का वह रास्ता लग रहा था। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में, रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां भी हम खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखा, क्योंकि जीप के ही आकार के उतने ही रास्ते थे, अगर इधर की उधर थोड़ी सी अगर जीप खिसक जाए तो ये समझ लीजिए जीप सीधी पाताल लोक में जाएगी। और वहाँ जगह जगह लिखा भी था कि सावधानी से चलिए, धीरे चलिए, अर्थात घर पर आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार की वहाँ चेतावनियां लोगों के लिए कि यहाँ धीरे चलें, क्योंकि रास्ता उतना ही है जितने जीप के पहिए होते हैं, उतना ही रास्ता है, एक ही जीप निकल सकती है। अगर जीप का पहिया थोड़ा सा भी, तभी तो है वहाँ के लिए जब यात्री घूमने के लिए जाते हैं तो अपने यहाँ के ड्राइवर नहीं होते हैं। अपने यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं वो किसी भी चौड़ी सड़कों पे अच्छे से गाड़ी वगैरह चला लेते हैं, लेकिन सकरी सड़कों पर वहाँ के जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले, जो डेली का उनका अनुभव है, डेली वहाँ चलाते हैं, उनको ही अनुभव है, इसलिए यहाँ से ड्राइवर न ले जाकर वो वहीं का ड्राइवर लेते हैं पहाड़ी इलाकों को घूमने के लिए, और वो ढंग से उनको घुमा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। और नरभक्षी जानवर तो नहीं हमें दिखाई दिए, लेकिन दूध देने वाले याक हमें दिखे। काले काले ढेर सारे याक थे, काले काले ढेर सारे याक थे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, और बहुत घने घने वाले याक, प्राकृतिक ढंग से बहुत सुंदर सुंदर याक हमें दिखाई दिए। सूरज ढलने लगा था, हमें देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। और हमने देखा सूरज ढलने लगा, कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर अपने घर की तरफ आ रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, कुछ के सिर पर हमने देखा कि भारी भरकम बहुत बड़ी बड़ी जो कोठरियाँ थी लकड़ियों की, वो सिर पर रखी हुई थी। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था, आसमान छाया हुआ था, बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी, और जो चाय की खेतियाँ होती, चाय के जो बगीचे होते हैं, उनके पास से होकर गुजर रही थी हमारी जीप। ऐसा मधुकांकरिया जी निम्नलिखित शीर्षक पाठ के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रही हैं। फिर एक दृश्य मुझे खींचा, नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहनी, सिक्किमी परिधान। बोकू होता है सिक्किमी परिधान, आपने देखा होगा, विशेष प्रकार का एक वस्त्र होते हैं, वस्त्र जिस प्रकार राजस्थानी महिलाएं पहनती हैं, हरियाणी में महिलाएं पहनती हैं, उस प्रकार की सिक्किम औरतें भी पहनती हैं। और उनके सिर पर डोकू बंधा रहता है, पीठ पर उनकी डलिया बंधी रहती है।
और फिर उसके बाद में नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, और नदी की तरह उफान लेता हुआ उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, उनकी यौवनता, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, और परिश्रम से, कठिनता से, व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसका चेहरा और उसका व्यक्तित्व और उसका शरीर उतना ही सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार जब देखा परिश्रम की बूंदें उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, उन युवतियों के चेहरे पर परिश्रम की बहुत सारी बूंदें दिखाई दे रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बौकू पहन रखा था, चटक लाल रंग का बौकू पहना रखा था। विशेष परिधान है बौकू एक शिक्किमी महिलाओं का। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आवाज में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छठा बिखर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था और इतना अत्यधिक मैंने सुंदरता को वहां देखा, मेरा मन बहुत ही आकर्षित होता था और एकदम उसमें सुंदरता को देखकर चीख उठी थी। ऐसा यहाँ मधुकांकरिया जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रही है कि जैसे ही मैंने वहां की सुंदरता को देखा तो मेरा मन इतना चीख उठा, इतना एकदम उत्तेजित हो चुका कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लाइन में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लाइन, शायद और धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित से रही, उसी लाइन में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के 3 बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के पास में लकड़ी का एक घर बना हुआ था, उसमें हम ठहरे थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल की बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुन झुनाट सी आंखें अनायास भरा। ज्ञान का नन्हा सा बुद्ध सत्व जैसे भीतर उठने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गत में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गत के खिलवाड़ पर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन हो गया और वहां की सुंदरता को देखकर, वहां के शांत मार्ग को देखकर, वहां की झरने की बहती आवाज को देखकर, वहां के नदियों के उस बहाव को देखकर, वहां की घाटियों के घुमावदार को देखकर, वहां के लोगों के परिश्रम को देखकर, वहां की मेहनती औरतों को देखकर, वहां की सुंदरता को देखकर मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी और सब कुछ देख रही थी, आनंद हो रही थी। लाइन की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, जैसे ही लाइन की तरफ हम बढ़े तो वहां बेहद शांत और सुरम्य स्थान था। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, वहां तक जीविका का जो साधन था, वहां के रहने वाले लोगों का व्यवसाय था वो पहाड़ी आलू थी। धान की खेती और दारू का व्यापार भी था वहां का। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। ये लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन पहुंच गए हैं ये तीनों लोग। जितेंद्र नार्गे गाइड जो है इनका, ड्राइवर का भी काम कर रहा है और इनकी जो सहपाठी जो मित्र है जिसका नाम मणि है वो भी है, और ये स्वयं अपने आप में मधुकांकरिया जी में ये लाइन पहुंच गए हैं, वहां के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था और मैंने देखा था, मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, लेकिन वहां बर्फ का एक कतरा भी नहीं देखा मैंने। यद्यपि हम सी लेवल से 1400 फीट की ऊंचाई पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी और मैं बर्फ, पहाड़ी लोग अक्सर उनको एक ये गॉड गिफ्ट है, ये मतलब ये है, कोई भी वहाँ का बच्चा पहाड़ी लोग जो होते हैं वो बर्फ को देखने की इच्छा बहुत रखते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बर्फ को देखने की बहुत इच्छा होती है। जितनी पहाड़ी लोगों को होती है उतना किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को बर्फ को देखने की इच्छा नहीं होती है। तो मधुकांकरिया जी कह रही है कि मेरा बर्फ को देखने का मन मेरा काफी बेचैन हो चुका था कि मुझे कहीं बर्फ दिखाई दे। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके लिए जो बर्फ होती है वह बर्फ एक जन्नत से बढ़कर
होती है, मतलब स्वर्ग से भी बढ़कर उनके लिए अगर बर्फ उन्हें प्राप्त हो जाए, बर्फ मिल जाए, बर्फ के दर्शन मिल जाए, तो उन्हें सब लोग साक्षात आपका जन्नत मिल गया हो ऐसा लगता है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, और वहाँ के एक घूमते हुए व्यक्ति ने मुझे सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि यहाँ प्रदूषण की वजह से जो आपका स्नोफॉल है वो लगातार कम होती जा रही है, पिघलती जा रही है, प्रदूषण बहुत जा रहा है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी, और कह रही है अगर कटाव में पहुंच जाऊं तो मुझे सर्दियां 100% वहां बर्फ जरूर मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव का मतलब होता है भारत का स्विट्जरलैंड, कटाव को कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यात्रा एक गैंगटॉक से प्रारंभ होती है, गंगटॉक से प्रारंभ होती है। गंगटॉक एक सिक्किम की राजधानी और सिक्किम का मशहूर शहर है, और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है और यह यात्रा कटाव तक जाती है। तो ऐसा मधुकांकरिया जी कह रही है शायद हो सकता है सर्दियां, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां मुझे बर्फ के दर्शन हो सकते हैं, बर्फ मिल सकती है। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव लाथुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवे लोग उससे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गौमाता ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर दिया था, और मीठी झड़कियां देकर उसने गौमाता को भगा दिया, मीठी प्यास से, धीरे से। और जो वहाँ जो मुझे व्यक्ति जो बता रहा था, मुझे यहाँ के बारे में बता रहा है, यहाँ प्रदूषण की वजह से स्नो कवर जो है, जो बर्फ का हिस्सा है वो पिघलता है, अभी बनता नहीं है, ज़्यादा नहीं बनता है। तो उसकी जो उसके जो उसका आपका झोला था, बैग था, उसमें कुछ रखा हुआ था महुआ, उसको गुड़प लिया था, खा लिया गाय ने, और उसे गाय को उसने प्यार के माध्यम से जबकियों से भगा दिया। इस प्रकार यह चैप्टर आपका भाग 4 तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ और भाग भी बचे हुए हैं, उसको अगली क्लास में आप कंप्लीट करेंगे। और भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार की तो सहर्ष आप पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।